मरकज़े निगाह बनना चाहती है, लेकिन घूरे जाने पर एतराज भी है। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता। तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना: कर्ज, फर्ज और मर्ज। अपने मां बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए, उस दिन तुम इनकी आवाज को तरसोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फरीद अहमद खान काकड़। नाज़रीन, कल अपोजिशन की एपीसी हुई, हुकूमत मुखालिफ तकारीर हुई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। एक ऐसा शख्स जो कि यहाँ से बीमार होकर बाहर गया है, एक जो कि अदालतों ने उनको सिर्फ अपना इलाज करवाने के लिए बाहर भेजा है, वहाँ से बैठ के, लंदन से बैठ के वो सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बयानात दिए जा रहे हैं। और कल जिस तरह से निशाना बनाया गया स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, आप सबने देखा। उसके बाद अगर हम बात करें, अपोजिशन चाह रही है कि एक तहरीक शुरू किया जाए और एक न्यू ऑर्डर शुरू किया जाए गवर्नमेंट के खिलाफ, एक नई तहरीक शुरू की जाए। लेकिन सवाल यह है कि ये तहरीक कैसे कामयाब होगी। अगर हम इन लोगों का माजी देखें तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान मरियम नवाज साहिबा कहती रही हैं कि इमरान जरदारी भाई भाई, अगर आप जरदारी साहब को वोट करेंगे या इमरान खान को वोट करेंगे तो ये एक दूसरे को वोट करने के मुतबादिल होगा। अगर आप इमरान खान साहब को वोट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप आसिफ जरदारी साहब को वोट करते हैं। अगर आप आसिफ जरदारी साहब को वोट करते हैं तो इसका मकसद ये है कि आप इमरान खान साहब को वोट कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि अब वो दोनों एक साथ हैं। इमरान खान साहब अलग है, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, ये एक ही पेज पे हैं।
अगर हम देखें मौलाना फजल रहमान साहब की बात करें, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं एक अहम सियासी शख्सियत हैं, सबके लिए काबिल एहतराम है, मजहबी शख्सियत हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की अगर स्टेक्स की बात करें, जो पार्लियामेंट में मौलाना फजल रहमान साहब की नुमाइंदगी है, अगर हम उसकी तारीख में जाए तो कोई नुमाइंदगी में फर्क नहीं पड़ा, कोई वोट में फर्क नहीं पड़ा। तो फिर ये कह देना कि ये असेंबली जाली है, मेरे ख्याल से ये जरा बात जो है ये इसमें बहुत ज्यादा तजादात मौजूद है। अपोजिशन की अपनी बातों में भी तजादात मौजूद है और जो बयान दिए जा रहे हैं उनके अंदर भी बहुत ज्यादा तजादात मौजूद है। तो फिर हम बात करेंगे इन इशूज के ऊपर। और एक और मुलाकात हुई है अस्करी और सियासी क़यादत की मिलकर, बहुत सारी चीजों को वो देख रहे हैं, तो इन इशूज पे बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद है जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब, साबिक सेक्रेटरी दिफा हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू रेड जोन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनरल साहब। जनरल साहब कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, मैं ज़रा ये जो कल निशाना बनाया गया स्टेट इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिकल के वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात हुई, स्पेशली नवाज शरीफ साहब ने चीज़ों के ऊपर फोकस किया। ये दरअसल हो क्या रहा है? क्या एक ऐसा शख्स जो कि यहाँ से बीमार होकर बाहर गया है, वो वहाँ से बैठ के वीडियो लिंक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए APC से इस तरह के खिताब कर सकते हैं और इस तरह स्टेट इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर सकते हैं? जी मैं तो ज्यादा पॉलिटिक्स पे बात नहीं करता, लेकिन असूली बातें दो तीन मैं कर देता हूँ, क्योंकि आपने ये देखिए ये अलाउड तो नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक कन्विक्टेड शख्स जो है वो बाहर से खिताब करे और पूरा जो मीडिया है वो उसको ऑन एयर इजाजत दे। लेकिन मेरा ख्याल है ये फराख दिली है हुकूमत की कि उन्होंने ऐसा होने दिया, क्योंकि बहुत शोर मचता है कि जी यहाँ पर आज़ादी नहीं है बात कहने की, तो उन्होंने कह दिया। और जो कुछ कहा उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अच्छा हुआ कि हुकूमत ने इजाज़त दे दी, वरना वो ये शक रहता कि पता नहीं उन्होंने क्या कहा है और किस तरीके से सोशल मीडिया ने रिपोर्ट किया है, और वो बात बल्कि बढ़ जाती, ज़्यादा होती। देखिए दो तीन बातें हैं बड़ी सिंपल। एक तो ये है कि वोट को इज्जत दो, तो हमने ये देखना है कि क्या वही वोट काबिल इज्जत हैं जो किसी एक साइड पे पड़े हैं, और जो दूसरी साइड पे वोट पड़े हैं वो काबिल इज्जत नहीं है। आपको पता है कि कई दोबारा काउंटिंग हुई कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और कहीं पर 19-20 का फर्क भी आ गया, जहां पर एक दो जगह ऐसा भी हुआ कि नून के उम्मीदवार जीत गए सेकंड काउंटिंग में, लेकिन फर्क कितना था, 2,000, एक ने अगर 1 लाख लिए, दूसरे ने 95,000 लिए, तो क्या वो एक साइड के लोग काबिल तो वोट जो है ना वो काबिल इज्जत है, दूसरी साइड के वोट बिल्कुल काबिल इज्जत नहीं है? एक बात। दूसरी बात यह है कि कभी भी आप डायरेक्टली जो किसी भी इंस्टीट्यूशन को, जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर आप सीधा वार कभी नहीं करते। सीधे वार का ये मतलब है कि आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और आपने बता दिया है कि जी मैं इस तरफ हूं और आप उस तरफ हैं। चलें, ये एक और बात है। तीसरी बात, जब आप खुद कहते हैं, अब ये सुने, हमेशा से ये होता आया है कि वो जिसको चाहते हैं ले आते हैं और जिसको चाहते हैं हरा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो मुझे वजीर आला बना दें, अगर वो मुझे वजीर आजम बना दें, तो इस पर मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन अगर वो इमरान खान को वजीर आजम बना दें तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया। आप इसमें वो देखते जाए, लॉजिक देखते जाए जो बनती है। तो मैं तो सिर्फ प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा जी, बिल्कुल ऐसे ही बता रहा कि एक साइड है या दूसरी साइड है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि जो क्लैरिफिकेशन आई है फौज की तरफ से, मेरे अपने ख्याल में इसकी जरूरत नहीं थी। उसकी वजह ये है कि अंग्रेजी की एक कहावत है कि नेवर क्लैरिफाई, फ्रेंड्स डोंट नीड इट, एनिमीज डोंट बिलीव इट। सर मैं तो ये नहीं कहता कि मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि मुल्क के अंदर किसी भी ग्रोह को मुल्क का दुश्मन करार दिया जाए या गद्दार करार दिया जाए, मैं इसका बिल्कुल हामी नहीं। लेकिन जनरल साहब सवाल, जी कथा कलामी के लिए माजरत, जनरल साहब मैं जरा एक सवाल पूछ लूं। सवाल ये है कि आपने देखा कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, सनाउल्लाह ज़ेहरी साहब वजीर आला थे, फिर आपने देखा कि उनके ही कुछ लोग नाराज हो गए, फॉरवर्ड ब्लॉक बना, हुकूमत खत्म हुई, उसके बाद कुदूस बिंजो साहब वजीर आला बने, आसिफ जरदारी साहब ने तकरीर करके बरमला कहा था कि आपको हमने आपकी हुकूमत खत्म कर दी बलूचिस्तान में, हम आपको सेनेट में भी जीतने नहीं देंगे। तो फिर क्या इस तरह से जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब को, जो इस वक्त सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, एक अहम शख्सियत हैं, उनको टारगेट करना आप समझते हैं कि ये पॉलिटिकली भी एक दोगलापन है, और इस तरह के बयानबाजी करना आप नहीं समझते कि एक कौमी तनाजुर में, एक नेशनल इंटरेस्ट में ये कोई अच्छी बात नहीं है?
जी देखें, बल्कि ये तो खासियत होती है सियासतदानों की कि वो बात करते हैं पर्दे में रख के, जिससे पता भी चल जाता है कि बात क्या हो रही है और किसी का नाम भी नहीं लिया जाता। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या वजह है। मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए बहुत मसाइल खड़े कर दिए हैं, बहुत मसाइल खड़े कर दिए, इसलिए कि खुद तो उन्होंने अपने इंडिविजुअल तौर पर तो कश्तियां जला दी हैं। लेकिन भाई अगर आपने खुद कश्तियां जला दी तो पूरा आप घर जलाने के दर पे क्यों हो गए? पूरी PMLN खुद क्यों जलाना चाह रहे हैं? तो ये जो जिस किस्म का उन्होंने मुखासमत अख्तियार कर ली है, तो ये तो अब कोई आगे आप यूं समझें कि आखिरी तुरब का पत्ता जो उन्होंने खेल दिया, बस उसके बाद उनके पास अब कोई हाथ में पत्ता नहीं होगा। देखिए ये जो निकलते हैं जुलूस और ये जो जमा होते हैं लोग और पीछे चलते हैं, इनकी बस दो वजूहत होती है कि या तो आपके पास बहुत पैसा होता है जिससे आप लोगों को खरीद लेते हैं, या आपके पीछे बहुत लोग होते हैं आपकी हमायत करते हैं। तो ये पता चल जाएगा जरूर। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि अच्छा हो गया ताकि इन्होंने ये फैसला कर लिया कि जी हम ये हुकूमत हटाएंगे और एक कैंपेन चलाएंगे। तो बहुत बेहतर है कि दोनों साइडों को एहसास हो जाएगा कि वो कितने पानी में हैं और कितने लोग उनके साथ हैं। लेकिन ये जो फौज को साथ निशाना बनाया, इसका असर ये होगा कि वो लोग जो न्यूट्रल थे, जो समझते थे कि ये हुकूमत ठीक नहीं कर रही है और हमें उनका साथ देना चाहिए, मैं यकीन से कहता हूं कि फौज पे इस किस्म की गुफ्तगू करने के बाद बहुत बड़ी तादाद कौम की जो है वो इनसे दूर हट जाएगी। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, एक और अहम बात वो ये कि गुज़िश्ता दिनों एक अहम अस्करी और सियासी क़यादत की बैठक हुई है। तमाम पार्लिमानी पार्टीज मौजूद थी, DGI फैज हमीद साहब मौजूद है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब मौजूद है, और वहां पे क्लियरली कहा गया था कि पॉलिटिक्स में फौज को ना घसीटे। मैं जरा पहले नाजरीन को भी बता दूं, उस दिन जो गुफ्तगू हुई है वो गुफ्तगू ये हुई है कि आप लोगों के कहने पे फौज आती है। फौज को शौक नहीं है पोलिंग स्टेशन पे खड़े होने की, आप लोग लड़ते हैं, आप लोगों की लड़ाइयों के लिए, पोलिंग के अमल को जारी रखने के लिए फौज को आप बुलाते हैं, फौज आती है। गवर्नमेंट बुलाती है तभी फौज जाती है। फौज अपनी ना ख्वाहिश के मुताबिक जाती है, ना वो चाहती है कि वो किसी ऐसे अमल का हिस्सा बने जो कि पॉलिटिकल एक अमल हो। इसके अलावा जनरल बाजवा साहब ने यह भी बहुत क्लियरली कहा कि नेब का चेयरमैन हमने नहीं लगाया, नेब का चेयरमैन आप लोगों की अपनी मर्जी से लगाया। तो अब जाकर फौज के ऊपर या स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला करना जो है वो कोई समझ में ना आने वाली बात है। इसके अलावा जनरल साहब ने कुछ बहुत सख्त बातें भी की जिनको फिलहाल मैं यहाँ पे कोट नहीं करता, और ये तमाम लोग मौजूद है और वहां पे इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब बाहर आए हैं तो फिर पता नहीं नवाज शरीफ साहब को क्या हो गया, इन्होंने जो है वो स्टेट के खिलाफ, स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ और भारत कुछ ऐसी बातें की कि आज भारत का सारा मीडिया जो है बहुत खुश है और इन चीजों को हाईलाइट कर रहा है। तो इसमें जनरल साहब से पूछूंगा, जनरल साहब कल एक अहम सियासी कुछ गुज़िश्ता दिनों एक अहम सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक हुई है, गिलगित बल्तिस्तान की भी बात हुई है, तो फिर वहां से निकल कर फिर आके इस तरह की बात करना, ये क्या कुछ सोची समझी साजिश के तहत ये किया जा रहा है, किसी को खुश करने के लिए ये किया जा रहा है, मकसद क्या है? देखिए पहली बात तो ये समझनी है कि बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि फौज तो हुकूमत के कहने पर आने की पाबंद है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म दे फौज पाबंद है, अगर इलेक्शन कमीशन बुलाए अपने सिक्योरिटी मामलात के लिए उसकी फौज पाबंद है। सिर्फ फौज का एक नुक्ता होता है, वो ये होता है कि आप हमें बताएं कि आपका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव हमें दे दें कि ये काम करना है, ये ना बताएं कि कैसे करना है, वो फिर खुद करते हैं। अभी प्रॉब्लम ये हुआ लास्ट इलेक्शन में, जिस पर ये बहुत इतना कि आदत थी कुछ लोगों को, मैं नहीं बताता, मैं नहीं ये कहता कि किस पार्टी को और किसको नहीं थी, सभी शायद इसमें मुलव्वस हों, वो लोगों के शनाख्ती कार्ड बोरियों में भर के ले आते थे और ठका ठक धप्पे लगा के वो उसमें डाल देते थे, या किसी और धौंस धांधली के जरिए ये काम चलता था। वो जब नहीं हुआ तो पुराने सारे तौर तरीके उनको जब नहीं चले तो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा कई लोगों को, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, तो उनको निहायत दुख दर्द हुआ। अब आप ये बताएं कि ये जब पेंडेमिक हुआ और ये NDMA अकेला ये काम नहीं कर सकता था, उन्होंने फौज को बुलाया, फौज ने बड़े अच्छे तरीके से तमाम मामलात को उनके साथ उनका साथ दिया, कैसे आपने पहुंचाने हैं मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जो अपने हुकूमत के पैगामात होते हैं, फिर वापसी कैसे, और आपको साथ के साथ पता चलता रहा इतने बीमार हुए, इतने टेस्ट हुए, ये सब कुछ फौज इसके पीछे खड़ी थी। टिड्डी दल का जब मुकाबला नहीं हो सका तो फौज को बुला लिया गया, उन्होंने वो माशाल्लाह उसको काबू कर लिया। अभी वो कराची के सिलसिले में कहे तो फौज कहीं आसमान से तो नहीं उतरी, किसी और मुल्क की फौज तो नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे ही है। इस कौम ने अपना पेट काट कर इस फौज को इस ट्रेनिंग और मेयार पे रखा हुआ है, तो उसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए, जबकि आपका आइन भी कहता है कि इसको आप इस्तेमाल करें। तो
फौज तो आपके अहकामात के तहत आती है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सिर्फ ये है कि जब वो हुक्म दे देते हैं उसके बाद कईयों को वो अच्छा नहीं लगता या बुरा लगता है, तो इसमें तो कुछ नहीं कहा जाता। अच्छा जनरल साहब, एक सवाल पूछूंगा क्योंकि आप बहुत सीनियर हैं, आप सियासी चीजों को भी समझते हैं, आप खुद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है। ये नवाज शरीफ साहब कोई फर्स्ट टाइम पे ऐसा नहीं है कि इनको को पहली मर्तबा कुछ ऐसा हुआ है? जनरल करामत से लेके मुशर्रफ तक, मुशर्रफ से लेके राहल शरीफ तक, अब जनरल बाजवा तक, नवाज शरीफ साहब को क्या कोई जाती मसला है, फौज से मसला क्या है? किसी जनरल के साथ नवाज शरीफ की बनी नहीं है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई पहले जनरल बाजवा या जनरल राहल शरीफ या किसी और, एक तवील तारीख है कि जनरल्स के साथ हमेशा से बनी नहीं रही है। तो बुनियादी वजह क्या है? कोई फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती या मसला क्या हो जाता है? आपने हजरत अली का वो कॉल सुना होगा कि जी। उस शख्स के शर से डरो जिस पर आप एहसान करो। भाई इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता। दूसरा ये कि ये बात तो खुद समझनी चाहिए इनकी पार्टी को कि ऐसी क्या बात है कि तमाम जिनका आपने नाम लिया, तमाम चीफ जो आपने खुद अपॉइंट किए वो आपको अच्छे नहीं लगे, तमाम चीफ जस्टिस जो आपने खुद अपॉइंट किए आपको अच्छे नहीं लगे, तमाम इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आपने खुद अपॉइंट किए वो आपको अच्छे नहीं लगे। तो ये पता लगाना चाहिए कि ये कोई क्या बात है। मैं नहीं कहता कि ये कोई नफसियाती प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी पार्टी को ये सोचना चाहिए कि भी ऐसा शख्स आपने अपना सरबराह क्यों बनाया हुआ है जो खुद ही एक काम करके उसके करता है। और फिर ये कि आपने देख लिया होगा कि नून के अंदर भी जब शहबाज शरीफ साहब ने बात की तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें ऐसे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की बात हो। तो अंदर भी इनके ऐसे है। प्रॉब्लम ये है कि वो अपने भाई तक को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे घर में ही रहे बादशाह, मेरी बेटी ही को ये मिले, और वो जो शहबाज शरीफ है या उसका बेटा है उससे दूर रही। हमें पता है ये कोई ऐसी ढकी छुपी बातें नहीं है। ये आप पॉलिटिकल माइंड ना भी रखते हो तो आपको नजर आ रहा है। तो ये इनका घर का झगड़ा है, ये खामखा बाहर ले आए हैं। और हैरत मुझे उन लोगों पर है जो ऐसे खानदानों के पीछे लगे हुए हैं जिनको अच्छी तरह आजमा लिया गया है कि उनको अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अलावा कोई इंटरेस्ट अजीज नहीं है। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, एक सवाल पूछूंगा, इसमें मुख्तसरन बात कीजिएगा, फिर वो 18वीं तरमीम और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट भी बात करते हैं। जनरल बाजवा साहब ने जब गुफ्तगू की उस दिन, जब डीजी आईएसआई फैज हमीद साहब और बाकी पार्लियामानी लीडरान भी तमाम मौजूद थे, तो जनरल साहब ने कहा कि गलतियां सबसे होती हैं, हम ये नहीं कहते कि गलतियां नहीं हुई, माजी की गलतियों को बुला के अब हमें आगे जाना पड़ेगा, हमें बढ़ना पड़ेगा। तो आप नहीं समझते कि अगर किसी और जनरल ज़ियाउल हक या जनरल मुशर्रफ के दौर में या किसी और के दौर में गलतियां हुई हैं तो उनको आप वापस दोबारा से दोहराएं, फिर वही बातें करें? जो गैर सियासी लोग हैं, जो सियासत के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं चाहते कि इंटरफेयर करें, उनको भी आप कंट्रोवर्शियल बनाएं, और एक ऐसा शख्स उसको कंट्रोवर्शियल बनाएं जो कि 3 दफा वजीर आजम रहा है। बहुत इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड नहीं है? और जो जनरल साहब की बात है उसको कैसे देखेंगे आप? जी देखिए, जनरल साहब ने जो बात की, अपनी गलती मानी, बड़े बड़े बड़ेपन का सबूत दिया। मेरा अपना ख्याल है वे 4 जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, मैं चारों की बड़ी बड़ी गलतियां आपको बता देता हूँ जो मेरी नजर में है। जरूरी नहीं है कि वो सही हों, दुरुस्त हों। ये गलती है फौज की कि वक्तन फवक्तन उन्होंने ऐसी जगहों पे इंटरफेयर किया है जहां उनको नहीं करना चाहिए। ये उनकी बड़ी गलती है। जो बड़ी पार्टीज की गलती है वो ये है कि उन्होंने खानदान अपने ऊपर मुसल्लत कर लिए हैं। अपने अंदर जमहूरियत है नहीं, उस खानदानों से वो छुटकारा इसलिए नहीं हासिल कर सकते कि तमाम जो पार्टी के फंड्स हैं वो एक शख्स के हाथ में है और तमाम जो पार्टी के टिकट हैं वो एक शख्स बांटता है। वैसे देखने में उन्होंने जमहूरियत की हुई है, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। जुडिशरी की एक बहुत बड़ी गलती है कि सारी एंट्रीज जो है वो लेटरल है, और नीचे से जो जजेस का काडर है वो बेचारा कोई भी ऊपर नहीं आ सकता। मीडिया की ये गलती है कि वो बजाय इसके कि हू बहू जो वाकया पेश है उसको उसी तरीके से पेश करे, वो वाकयात को तोड़ मरोड़ के वो पेश करते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। हालांकि तबसरा तो हो सकता है लेकिन वाकये को आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते। ये चारों अगर अपनी अपनी इन गलतियों से दूर ना हुए, फौज ये वादा करे कि हम कभी आइंदा इंटरफेयर नहीं करेंगे जहां कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत नहीं देता, जितनी पार्टीज हैं ये वादा करें कि ये जो खानदान हमारे सर पर सवार है हम इनसे छुटकारा हासिल करेंगे, जुडिशरी ये वादा करे कि हम लेटरल एंट्रीज ऐसा ऐसा कम करेंगे और नीचे से प्रॉपर जो काडर है जजेस का वो आने देंगे, और मीडिया ये वादा करे कि हम हकायक को हू बहू ऐसे बयान करेंगे जैसे कि वो हकायक हैं, तबसरे हम कर सकते हैं, वो अलग बात है।
ये 4 लोगों ने अगर अपनी अपनी गलतियां ना मानी और पीछे पीछे ना हटे तो फिर कोई भी पीछे नहीं हटेगा। फिर ये जैसा भी एक किस्म का स्टेलमेट हुआ है, मुल्क आगे बढ़ नहीं रहा है, इन्होंने एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हैं, ये फिर ऐसे ही रहेगा। अच्छा जनरल साहब, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। आपको याद होगा जब मैं इस चैनल पे मेरा पहला प्रोग्राम था तो मैंने आपके आर्टिकल्स की बात की थी और मैंने वादा किया था कि उसकी वो जो आपके आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर हम वक्तन फवक्तन बात करते रहेंगे। आपने 2 आर्टिकल्स लिखे, बड़े तवील नेशनल डायलॉग पार्ट 1 पार्ट 2। उसमें आपने प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की बात की, जो पावर है वो नीचे तबके तक जाके ले जाने की बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स बनाने की बात की। लेकिन कल जो अपोजिशन की एपीसी हुई है उसमें 18वीं तरमीम की बात की कि नहीं 18वीं तरमीम को अगर आपने छेड़ा तो पता नहीं खुदा न खासा क्या हो जाएगा। इसके अलावा ये बात की गई कि अगर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट आती है तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। तो जो आपने लिखा है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है और जो अपोजिशन की बात है, दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? प्रेसिडेंशियल फॉर्म की हमायत नहीं की, मैंने कहा ये तो देखा जाएगा, कोई भी फॉर्म हो सकती है। लेकिन मैंने ये जरूर कहा है कि जब मैंने ये कहा है कि जब तक आप नीचे लेवल तक पावर को नहीं पहुंचाते, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, उस तक ये निजाम अधूरा है। ये जो 18वीं तरमीम की आप बात कर रहे हैं, 18वीं तरमीम के तहत सेंटर से प्रोविंसेस को कुछ पावर्स गई हैं, लेकिन वहां जाके रुक गई हैं। आगे पावर्स प्रोविंसेस से डिस्ट्रिक्ट को जानी चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे टैंकी में आप पानी डालें, वहां से पानी छोड़ें और नलके तक पहुंचने से पहले किसी वाल्व को बंद कर दें, तो पानी तो अवाम तक नहीं पहुंच रहा, फायदा तो अवाम तक नहीं पहुंच रहा। तो 18वीं जो चेंज है ये मेरे भाई अधूरी है। जब तरमीम अधूरी है, जब तक कि आप निचली सतह तक इसको आगे ना लेकर जाएं, प्रोविंसेस भी अपने अख्तियारात जो हैं वो आपस में वो ना बांटें। ये तो यही बात हुई ना कि आपने अपना हिस्सा ले लिया और नीचे हिस्सा देने से आप इनकार करते हैं। तो वो मेरे ख्याल में मैंने जो बात की है और इसके सिस्टम रीसेट की, मैंने वो जो पहले 4 गलतियों की वो बात की है। मैंने कहा कि मुल्क को आप छोटे प्रोविंसेस में जब तक गवर्नेबल सूबे नहीं बनाएंगे ये मुल्क नहीं चल सकता। और दूसरी मैंने ये बात की थी कि आपको पुलिस और ब्यूरोक्रेसी, इसके लिए ऐसा ही निजाम बनाना पड़ेगा जैसे फौज का है कि आप भर्ती वो खुद करें, खुद पोस्टिंग करें, खुद प्रमोशन करें, कोई इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। बस जो टॉप का बंदा है, जैसे आप आर्मी का चीफ एग्जीक्यूटिव लगाता है, ऐसे ही आप जो आईजी है प्रोविंस का वो चीफ मिनिस्टर लगाए, उसके बाद बिल्कुल ना उसको कहे कि इसको उधर कर दो उसको उधर कर दो, ये बिल्कुल उनका काम नहीं है। ये जब तक अपने अपना काम नहीं करेंगे, जो लॉ बनाने वाले हैं करना अपने लॉ बनाए, वो नालियों और सड़कों को छोड़ दें मेहरबानी करके, वो जिनका काम है वो करने दें। और नीचे जब तक आप नहीं लेकर जाएंगे पावर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, ये मुल्क नहीं चल सकता। ठीक है जज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने अपनी मसरूफियत से वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने गुफ्तगू सुनी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद निमलोदी साहब की, जिन्होंने बहुत डिटेल से चीज़ों के ऊपर बात की कि फौज को भी जो है वो अगर माजी में कोई इंटरफेरेंस रही है तो वो नहीं होनी चाहिए। और जो एक इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की जानिब से जो है वो दिखाया गया, मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मैं अपनी जाती राय भी दे रहा हूँ। एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो कि 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने, और बड़ी अजीब सी बात है कि एक सूबे में आपकी हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मुराद अली शाह साहब वजीर आला है, वो ठीक है, वहां पे धांधली नहीं हुई, वो सब कुछ ठीक जा रहा है। और एट द सेम टाइम अगर लाहौर में उस्मान बुज़ार साहब वजीर आला है तो पता नहीं क्या से क्या हो गया। ये बात अवाम को भी समझने की जरूरत है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझने की जरूरत है। मुल्क को आगे बढ़ाना होगा। और जराए का ये कहना है कि उस दिन जो मुलाकात हुई है सियासी और अस्करी क़यादत की, उसमें फजलुर रहमान साहब के बेटे को भी कहा गया कि आपके वालिद साहब जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मौजूद थे, उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा, लेकिन आप लोग इस असेंबली को आराम समझते हैं, जब आपकी अपनी बारी आती है तब तो ठीक रहता है, लेकिन अब जो है वो आराम है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि डिबेटेबल है। क्या ऐसा होना चाहिए था? यानी इन इश्यूज के ऊपर हम बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद अस। मतलब बहुत वजनी होता है, जब निकल जाता है रिश्ते बेवजन हो जाते हैं। अम्मी पानी पिला दें। ये लो। अली रुको।
पानी बैठकर और सीधे हाथ से पीना चाहिए। क्यों अम्मी? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। पानी को बैठकर पीना चाहिए और कम से कम 3 सांसों में पीना चाहिए। अम्मी, सुन्नत तरीके से पानी पीने का फायदा क्या है? बेटा, सुन्नत तरीके से काम करने से अल्लाह खुश होते हैं और हमें सवाब मिलता है, और इसके साइंटिफिक फायदे भी हैं। दिमाग कमजोर नहीं होता, घुटने तंदुरुस्त रहते हैं, गुर्दे खराब नहीं होते, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है। थैंक्स अम्मी, अब मैं सुन्नत तरीके से पानी पीऊंगा। शाबाश मेरा बेटा। गन्ने के काश्तकार मुतवज्जे हों। एंटी करप्शन पंजाब का किसानों का इस्तेहसाल करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए अहम इकदाम। सूबा भर में काश्तकारों की शिकायत के लिए फोकल पर्सन तैनात। साल 2017, 18 और 19 में शुगर मिल्स को गन्ना सप्लाई करने वाले तमाम काश्तकार अपनी शिकायत का इंदराज करवाएं। शुगर मिल्स इंतजामिया की तरफ से सरकारी रेट से कम अदायगी, गैर कानूनी कटौती या ऐसे किसान जिन्हें अभी तक शुगर मिल्स की तरफ से अदायगी नहीं की गई, फौरन एंटी करप्शन पंजाब से राब्ता करें। किसान अपनी शिकायत के इंदराज के लिए शनाख्ती कार्ड की कॉपी के साथ मुतल्लिका रीजन में एंटी करप्शन के दफ्तर से रुजू करें। हमारा मिशन किसान भाइयों का इस्तेहसाल करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई। हुकूमत पंजाब। तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना: कर्ज, फर्ज और मर्ज। किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। सारी बात नीयत की होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये मोहतरम है अपना।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि कल जो एपीसी हुई है और आज अहम बैठक हुई है आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ। गुज़िश्ता दिनों में एक अहम बैठक हुई है सियासी और अस्करी क़यादत की। पाकिस्तान को इस वक्त कुछ ख़तरात लाक हैं, वो हैं कि पाकिस्तान में सेक्टेरियन बेस्ड टेररिज्म करवाई जा रही हैं, सेक्टेरियन बेस्ड फसादात करवाए जा रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि रिसेंटली कुछ देर कबल मैंने एक रिपोर्ट मेरे पास पहुंची है जिसके मुताबिक जो हैशटैग ट्विटर वगैरह पे चलाए जा रहे थे सेक्टेरियन बेस्ड, वो 80% अकाउंट इंडिया से पकड़े गए हैं। तो हिंदुस्तान की कोशिश है कि पाकिस्तान में फसादात करवाए जाएं और एक ऐसे वक्त में जो है वो मिलिट्री के खिलाफ और स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात करना समझ से बाल आता है। इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू रेड जोन। बहुत शुक्रिया काकड़ साहब। डॉक्टर साहब पहले जरा शुरू करें कि कल जो एपीसी हुई, क्योंकि आपके पास खबरें भी हैं, कुछ खबरें आपने मुझे पहले भी दी और बिल्कुल आपकी खबर दुरुस्त होती है। दरअसल हुआ क्या है, एक ऐसा बंदा, एक ऐसा शख्स जो कि 3 दफा वजीर आजम पाकिस्तान रहा हो और जनरल ज़िया-उल-हक से लेकर जनरल जिलानी से लेकर वो यहाँ तक पहुंचा हो, तो क्या वो स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ इस तरह की गुफ्तगू करना आपके ख्याल में उनको ज़ेब देती है? काकड़ साहब बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब आप समझते हैं कि उनकी कश्तियां जल चुकी हैं, अब उनके पास कुछ नहीं बचा। बेटी भी सजा याफ्ता है, अभी जमानत पर है। मियां नवाज शरीफ उम्र भर के लिए नाअहल भी हो गए और वो मुजरम भी हैं और जमानत पे हैं। बाकी मुकदमात में भी उनकी जो है वो जमानत मनसूख होकर इश्तारी हो गए हैं, दोनों बेटे भी इश्तारी हैं। तो अब मियां नवाज शरीफ के पास कोई चीज बचती नहीं है कि वो पाकिस्तान में सियासत करें या कुछ कर सके। अब उनका ये काम है, फौज पे दबाव डालना चाहते हैं कि फौज मुझे किसी तरह इक़्तिदार इख्तियार में लाए वरना मैं आपके खिलाफ बोलूंगा। तो इतनी नाजुक और इतनी पत्तों पे पड़ी हुई ओस तो फौज नहीं होती कि किसी के नारों से या बयानात से वो डर जाए। मतलब जब फौज आती है तो सारी सियासत और जमहूरियत को लपेट कर, आइन को लपेट कर इख्तिदार और इख्तियार में आ जाती है। ये वही वाहिद बात है जो मियां नवाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रही कि जब साहिब इख्तियार फौज ये चाहती है कि हमने निजाम को लपेटना है तो फिर उसके आगे कोई चीज आड़े नहीं आती। अमेरिका भी उसके साथ मुफाहमत कर देता है, बरतानिया भी कर देता है, यूरोपीय यूनियन भी कर लेते हैं। और आपने देखा परवेज मुशर्रफ के दौर में, ज़िया-उल-हक के दौर में क्या हुआ। F-16 तैयारे ज़िया-उल-हक के दौर में मिले। परवेज मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ, वो जो यूरोपीय यूनियन का भी इजलास था, उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 साल तक और आइन में भी तरमीम कर सकते हो। लिहाजा नवाज शरीफ को समझ नहीं आ रही। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक बुलावे की देर थी कि बस एक कैप्टन ने फोन किया और सारे फौज के घर मौजूद थे। बिलावल भी था और दूसरा भी था और तीसरा भी था और शहबाज शरीफ भी था और जो शेख रशीद जिनको चोर कहता है उसके साथ बैठे हुए थे। लिहाजा मौलाना फजल रहमान का बेटा बैठा होता। इतने बहादुर थे, इतने शेर थे, तो कहते नहीं जनाब फौज हमारे मातहत है, फौज के पास हम क्यों जाएं, फौज हमें क्यों बुला रही है, हमने तो सियासतदानों से बात कर रही है। लिहाजा एक बुलावे की देर थी कि जितने आसमान सियासत के नजूम थे उनके कदमों में मौजूद थे। तो इनकी सिर्फ एपीसी की मुझे लगता है सिर्फ एक ही जरूरत और ख्वाहिश थी कि हमें फौज बुला ले, हमसे फौज बात तो करे। और वहां पर बात किया जो शेख रशीद ने बता दी कि उनका जी नैब के केसेस, उनका जी नैब के केसेस हैं तो आप खुद निपटे, नैब का चेयरमैन आपने लगाया, आप कहते हैं दांदी हुई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने लगाया, फौज ने तो लगाया। हमें तो जब आप आपस में लड़ते हो तो हमें कहते हो बाहर खड़े हो, जो हमारा क्या तल्लुक, उस पर बिल्कुल भी नहीं बोले। तो ऐसी सूरत हाल है कि इनके पाँव नहीं है, खड़े होने वाली बात नहीं है। ये देखें, अगर ये गरीब आदमी हो, इनके पास माल और पैसे ना हो तो ये खड़े भी होंगे। जब इनके पास अरबों खरबों रुपए हैं, मुल्क से बाहर है। अब देखें ना कि 9.6 अरब रुपया, मतलब 9.25 अरब रुपया सिर्फ एक क्लर्क के अकाउंट में गया है। क्लर्क ने 2 अकाउंटों में डाला। कहाँ से आया भाई क्लर्क? 30,000 रुपये उसकी तनख्वाह है। इनको पता है उसके पैसे पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार भी होंगे, जब्त भी हो जाएंगे। लिहाजा ये खड़े नहीं हो सकते। ना पीपल्स पार्टी खड़ी हो सकती है, ना मुस्लिम लीग नून खड़ी हो सकती है। और मौलाना फजल रहमान के भाई पर भी करप्शन के चार्जेस हैं, जमीन आर्मी की जमीन भी अलॉटमेंट के। तो इनमें से कोई आदमी नहीं खड़ा होने वाली अगर है तो जमात इस्लामी खड़ी हो सकती है, या कोई और बंदा इस तरह जमातें खड़ी है नहीं खड़े हो सकते। जो इक़्तिदार में रहे उन्होंने बहुत लूट मार की है। लिहाजा इनको एक कप्तान का फोन आएगा, ये ढेर हो जाएंगे। इनकी सारी फौज के इदारों के खिलाफ बात थी, वो सिर्फ इसलिए थी कि मेहरबानी करो, मैं बुलाओ, हमसे बात करो। जी अच्छा डॉक्टर साहब,
डॉक्टर साहब जरा अगर बात करें, आपने जो जनरल साहब की मुलाकात हुई है, जो सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक हुई है, वो आपने तो तमाम अहवाल बता दिया। जरा ये बताइए कि बड़ा क्लियर एक पैगाम भी मिला है सियासी क़यादत को भी कि फौज इंटरफेयर न करेगी, अगर माजी में कुछ हुआ है तो उन गलतियों को बुला के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और एक और बात भी की गई कि स्पेशली मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे को कहा गया कि आप लोग जिस असेंबली को अब हराम समझते हैं, इससे आपके वालिद जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंडिडेट थे। दूसरी तरफ देखें और एक बात और क्लियर करवाएगी कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंस बनाने की बात चल रही है, और एक चीज क्लियर करवाएगी, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा है वो इस सेक्टेरियन बेस्ड फसादात से। तो ये भी क्लियर करवाया गया कि कोई फसाद वगैरह करने नहीं दिया जाएगा, मुल्क में कोई अफरा तफरी का माहौल जो है वो क्रिएट करने नहीं दिया जाएगा। तो क्या कोई धरने वगैरह, कोई एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, एक स्ट्रीट पॉलिटिक्स नजर आ सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, पहली बात तो है कि कादियानी बहुत मुतहरक हो गए थे, उनको तो कम से कम शट अप कॉल थोड़ी सी मिली है। इक़्तिदार और इख्तियार में बहुत सारे कादियानी बैठे हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अहमदी का लफ्ज साथ नहीं लगाते, और जब भी कोई नाजुक मौका होता है वो अपने बंदों को इक़्तिदार और इख्तियार दिलवा देते हैं, और बाद में जब निशानदेही होती है तो इमरान खान उनको फारिग करता है। तो ये भुट्टो के साथ भी थे, ये नवाज शरीफ के साथ भी थे। तो कादियानियों का एक ऐसा भी ग्रुप है जो एक अद्धा बंदा बज़ाहिर ईमानदार, नेक और पैसे ना लेने वाला और खिदमत खल्क करने वाले के नाम पे होते, एक तो कादियानी है। तो कादियानियों का मामला तो सेक्टेरियन नहीं है, वो तो आइन में तय है कि वो गैर मुस्लिम है, वो गैर दूसरी काफिर है। शिया बात रहा कि शिया सुन्नी, देखें शिया सुन्नी के लिए दो इस्लामी ममालिक का आपस में झगड़ा था और हमारी जमीन को इस्तेमाल कर रहे थे। अब भी कुछ ताकतें और भारत ने पैसा दिया है कि यहाँ पर शिया सुन्नी फसादात करवा जाए, लिहाजा कुछ लोगों ने सहाबा कराम के बारे में कोई वो जबान इस्तेमाल की है जो किसी तरह अदा नहीं की जा सकती। जवाब में भी हुआ। एक तो यह है, दूसरा यह है कि मौलाना फजल रहमान के बारे में भी कहा जा रहा था कि शायद वो अपने लोगों को इस खेल में या इस गेम में झोंक दे, लिहाजा उनको भी मैसेज दिया कि जनाब ये काम हम होने नहीं देंगे। गिलगित बल्तिस्तान का जो मामला है वो मामला ये है कि पाकिस्तान नक्शे में इस इलाके को अपना इलाका जाहिर ना करता, तो भारत ने इसको अपने इलाका जाहिर किया हुआ है। तो एक आदमी का क्लेम ही नहीं है, दूसरे का क्लेम है तो मलकियत उसी की होती है। नतीजतन इन्होंने अपना नक्शा जारी कर दिया, रूस ने उसकी हमायत भी कर दी, इराक ने अपना सऊदी अरब ने भी हमायत की है, ईरान ने भी हमायत की है, और बहुत सारे मुल्कों ने, जिनमें तुर्की खसूसी तौर पे पाकिस्तान के नक्शे की हमायत कर दी है। तो अब उस इलाके को देखें, कश्मीरी कायदीन गिलगित बल्तिस्तान में कभी जाते ही नहीं थे। गिलगित बल्तिस्तान वहाँ के लोगों ने खुद आजाद करवाया और पाकिस्तान के साथ शामिल हुए। इसी तरह देखें, जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त भारत में अंग्रेज की हुकूमत नहीं थी, 40% इलाके पर अंग्रेज की कोई हुकूमत नहीं थी, और 650 से ज्यादा आजाद रियासतें कह लें वहां पर मौजूद थी। जब 35 एक्ट हुआ तो बरतानिया ने कहा कि ये रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो या भारत में शामिल हो। नतीजतन 4 रियासतें बलूचिस्तान की शामिल हुई है पाकिस्तान में, एक रियासत जो है वो शामिल हुई है सूबा सिंध की, एक जो है सूबा पंजाब की रियासत शामिल हुई है, और 4 रियासतें जो है वो शामिल हुई हैं KPK की। अब फाटा का इलाका था, उसको भी फिर शामिल कर लिया गया। तो ये एक इलाका वो बचता है जिसको हम आज़ाद कश्मीर में शामिल करते थे या कहते थे, लेकिन आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हो गया या वहाँ पर सदर रहा, कभी भी उन्होंने इनको अपनी यहाँ ना तो नुमाइंदगी दी, ना इनके MLA बनवाए। कश्मीर के MLA में कभी गिलगित बल्तिस्तान का नहीं होता। तो बिल्कुल अब उसके पास भारत ने बहुत सारी कोशिश की, कुछ लोग भी भेजे कि गिलगित बल्तिस्तान को हम अपने साथ शामिल करें, लिहाजा वक्त की जरूरत है कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के साथ शामिल किया जाए, उसको सूबा बनाया जाए, उनको हुकूक दिया जाए और NFC अवार्ड में उनको हिस्सा दिया जाए। अच्छी बात है। और डॉक्टर साहब मैं नाज़रीन को भी बताता चलूं, आप भी इसकी कंफर्मेशन कर दीजिएगा, बाकायदा सेनेट में जो है वो नशिस्तें मिलेंगी, कौमी असेंबली में नशिस्तें मिलेंगी, जिस तरह के बाकी सूबों को जो इख्तियारात और जो मराहत मिली है वो गिलगित बल्तिस्तान को भी मिलेंगी। बिल्कुल सही बात है। सेनेट में भी उनको देना पड़ेंगी, सीटें देने पड़ेंगी, उनको कौमी असेंबली में भी। लेकिन ये सीटें देखें, सेनेट का तो ये होता है कि आप तमाम सूबों को बराबरी की सीटें देते हैं, लेकिन कौमी असेंबली में जो नशिस्तें हैं वो आबादी की बुनियाद पर होती हैं कि किस सूबे की कितनी आबादी है उतनी उसको नशिस्तें मिलती हैं। तो लेकिन इसके लिए एक आईनी तरमीम लानी पड़ेगी। अभी इब्तदाई बात है, इसके लिए 2 साल 1.5 साल लगेगा।
जब एक करारदाद वहाँ की असम्बली पास करेगी, वहाँ की जो लेजिस्लेशन की असम्बली है कानून साज वो पास करेगी, फिर वो कौमी असम्बली में उसको करारदाद को किया जाएगा, सेनेट में करारदाद पास होगी, तो फिर मरकजी हुकूमत एक आईनी अमेंडमेंट के बाद उसको शामिल करेंगे। तो उसकी कोशिश भी आईनी अमेंडमेंट बाकी है, जब वो होगी तो अच्छा डॉक्टर साहब अगर नवाज शरीफ साहब की बात करें, इतलात ये हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो बड़ी एक्टिव है, और एक चूंकि नवाज शरीफ साहब ने अपना तकरीर लिखने वाला भी नहीं बदला, मशवरा करने वाला भी नहीं बदला, इसीलिए शायद वो गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं जो गलतियों को नहीं दोहरानी चाहिए। इस वक्त स्ट्रेटेजी ये चल रही है कि सोशल मीडिया पे लाइव ही इसीलिए गया ताकि एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट किया जाए पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। होगा क्या, क्या शहबाज शरीफ साहब या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस नजरिए का साथ देगी जो कि मरियम लेके चल रही है या जो नवाज शरीफ साहब लेके चल रहे हैं? अच्छा, पहली बात में एक बात रहेगी जो आपको बताना चाहूँ, पाकिस्तान की आइन में एक शिक मौजूद है कि दीगर इलाके जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहें उसको शामिल किया जा सकेगा और शामिल किया जाएगा। ये ऑलरेडी आइन पाकिस्तान में मौजूद है, जैसे फाटा को शामिल कर लिया, किसी तरमीम की जरूरत नहीं पड़ी। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान को भी शामिल करेंगे या किसी और को भी शामिल करेंगे तो उसके लिए तरमीम की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है, आप क्या पूछ रहे थे? मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा था। इस वक्त दो स्ट्रेटेजीज चल रही हैं, एक मरियम नवाज साहिबा की है और एक शहबाज शरीफ साहब की है, जो शेख साहब नून और शीन की बात करते हैं। सोशल मीडिया पे इसीलिए लाया गया कि एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट किया जाए, और अब वो मुसलसल हमें ट्विटर और सोशल मीडिया पे नजर आएंगे। ये देखें, पहली बात तो है ये कोई प्रेशर नहीं है, ना इस प्रेशर को इमरान खान की हुकूमत मानेगी ना फौज मानेगी। ये तो इंडिया इतना प्रेशर कर चुका है। इंडिया से ज्यादा नवाज शरीफ का क्या प्रेशर होगा जिस बंदे को सजा होगी, एक बात। दूसरी बात जो है कि हम अगर ये देखें, मियां नवाज शरीफ ये समझता है कि मेरी बेटी को सजा हो गई है, बेटे दोनों को सजा हो जाएगी, सबूत मौजूद हैं, वो भागे हुए हैं, और वैसे भी दोनों बेटे जो है वो ब्रिटिश नेशनल है। ब्रिटिश नेशनल इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? जब आएंगे यहाँ कोई जमानतें करवाएंगे, ब्रिटिश नेशनलिटी छोड़ेंगे तो फिर वहां की प्रॉपर्टी का क्या होगा? लिहाजा नवाज शरीफ को अपना मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है, जिसके लिए उन्होंने अरबों रुपए बनाए थे, वो अरबों रुपए। डॉक्टर साहब उनकी वहां पे प्रॉपर्टी है, क्योंकि मरियम साहिबा तो कहती हैं कि लंदन, तो क्या मेरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है? नहीं, अब तो उन्होंने मान लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जी। अब अगर देखेंगे तो मेरा भी पड़ा हुआ है, कैप्टन सफदर ने मेरे इंटरव्यू में कहा हुआ, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है जी मैं प्राइम मिनिस्टर का सर दामाद हूँ, मेरी तो एक मरला भी जगह नहीं है, लेकिन अब हजारों का नाल निकल आए। अब शहबाज शरीफ समझता है कि उसके दोनों बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, हमजा आदार हैं, शायद जमानत हो जाएगी, मैं मौजूद हूँ, तो किसी तरह मनूवर करके हम इक़्तिदार में, अगर मरकज में नहीं है तो कम से कम पंजाब हमें दिया जाए, इसकी ख्वाहिश में। फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर जनूबी पंजाब अलग हो जाता है तो शिमाली पंजाब में हम अगर अपनी अक्सरियत लेके चीफ मिनिस्ट्री करें तो हम शायद से पैसे बचा लें। तो इसलिए शहबाज शरीफ का ख्याल है कि मुक़्तदरा हलकों से, फौज से उनसे बना के रखी जाए, उनकी बात मान ली जाए। मियां नवाज शरीफ आके सारी चीज जो है वो जो है ना, बंटे खेलते हैं तो एक मिट्टी की होती है, उसको लाके तोड़ देता है कि जनाब जब ना मेरी बेटी, ना मेरा बेटा, ना मैं होगा तो फिर शहबाज शरीफ के लिए क्यों ये काम रहेगा? तो ये इनका पहले भी खानदानी तौर पर खेलने देंगे डॉक्टर साहब फिर। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है, और नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को आके खराब कर दिया। ठीक है, कल नवाज शेख साहब ने भी यही कहा कि कल शहबाज शरीफ साहब की सियासत का जो है वो सत्यानाश कर दिया मियां नवाज शरीफ साहब की जो स्पीच है उसने। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूंकि बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, आपका एक कैरियर रहा है, आपको क्या लगता है क्या नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? क्योंकि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब इस्तीफा की बात की तो उन्होंने कहा हम इस्तीफा देंगे, आप आकर स्पीकर को पेश करेंगे, तो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, अवाम के बीच आएंगे दोबारा से, जो है वो जैसे वो कहते हैं कि मियां साहब शेर हैं, दिलों के वजीर आजम है, तो दिलों के वजीर आजम बनते हुए वापस आएंगे पाकिस्तान? नहीं, कोई चांस नहीं है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में। देखें, अगर आएंगे तो जेल जाएंगे। अब दो उनके खिलाफ जो रेफरेंस नैब ने दायर किए हैं, दूसरे में जब जज साहब ने उनको पैसे लेके तलकदार करके एक में सजा दी थी, एक बरी कर दिया था, जिसमें से बरी किया है उसमें भी मियां नवाज शरीफ को सबसे ज्यादा सजा होनी चाहिए थी। लिहाजा हाई कोर्ट में अब नैब की अपील होगी,
उसमें भी उनको सजा हो जाएगी। उसके बाद 4 और के 4 केसों में किस किस में बरी होंगे, कब आएंगे। मियां नवाज शरीफ जेल जाने के लिए अब आने से रहे और कभी किसी सूरत में भी वो नहीं आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी ये बताइएगा क्या इस्तीफा देंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी जो नशिस्तें हैं वो वफाकी जो कौमी असम्बली है वहाँ पे ज्यादा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले पे है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग दूसरे नंबर पे है, फिर पीपल्स पार्टी है। लेकिन इस्तीफा की डिमांड मौला फजल नमाज साहब कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो पार्लियामान है वहाँ पे कोई इतनी सीट्स नहीं है। तो क्या कोई इस्तीफा सामने नजर आएगा? अगर नहीं आएगा तो फिर तो जो मोमेंटम है उसको कैसे बूस्ट मिलेगा? क्या कोई बड़ी तहरीक नजर आ सकती है हुकूमत मुखालिफ? जो बातें हुई है कल एपीसी में, इनके ऊपर अमल पैरा होया जा सकता है? ये जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, काकर साहब जो इन्होंने 38 जो है मुतालबात पेश किए हैं, उनमें बड़े 3 मुतालबात हैं, मुस्तफ़ी होना, नए इंतखाबात कराना। इसका मैं इनकी एपीसी से 4 दिन पहले अगर देखें तो ट्वीट मेरा मौजूद है, वो सारी चीजें मैं लिख चुका हूँ। सूरत हाल ये है कि क्या आसफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, उनकी बहन पीजो, उनके खिलाफ केसेस हैं, मुकदमात हैं, तो अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो कैसे कौमी असम्बली में आएंगे? कैसे उनका जो है स्पीकर जो है वो जेल सजा याफ्ता स्पीकर जो है कौमी सिंध सूबाई असम्बली को सब जेल करार दे के वहां मजे करेगा? कैसे हो सकता है? इसी तरह जो है मियां शहबाज शरीफ अगर इस्तीफा देता है तो क्या मियां शहबाज शरीफ असम्बली में इस्लामाबाद आ सकेगा? इस्लामाबाद में एक वजीर का घर उसको दिया हुआ है, ड्राइवर दिया हुआ है, गाड़ी दी हुई है, गनमैन दिए हुए, वो उसको सारे मिलेंगे। देखें यही बात एक वो करना चाह रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर और सदर की मराहत में तरमीम कर रहे हैं। पहले से मराहत है कि सदर है तो उम्र भर के लिए सदर है, उसे एक टेलीफोन ऑपरेटर मिलेगा, एक पीए मिलेगा, एक चपरासी मिलेगा, एक 2 गार्ड मिलेंगे और घर का किराया गवर्नमेंट देगी, प्रेसिडेंट भी और प्राइम मिनिस्टर को भी। ये सारी चीजें जब खत्म हो जाएंगी तो फिर कहाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और आसफ जरदारी तो अपने घर में रहता है, वो तो मलक रियाज साहब के घरों में रहता है, लेकिन क्या बाकी मियां नवाज शरीफ और दूसरे यूसुफ रजा गिलानी या बाकी लोगों को क्या इस तरह गार्ड, गनमैन, पीए, टेलीफोन ऑपरेटर मिलेगा? ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं और इनको फिर और भी तकलीफ होगी कि ये अब जो कानून में तब्दीली कर रहे हैं और ना ही एक से ज्यादा आइंदा बरस इक़्तिदार प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है वो सेकंड हाउस रख सकेगा। तो ये जो और भी आने वाली चीजें हैं इनका इनको इदराक है, लिहाजा एकदम मरा के इन्होंने शोर किया है, बुलाया। ठीक है डॉक्टर साहब, कल जो एपीसी हुई है मौलाना साहब के साथ, या जो मौलाना साहब की ख्वाहिश है, कुल मिला के आप चूंकि उर्दू अदब को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, डॉक्टर हैं, एक शेर अगर आप इनके हवाले करें कि कोई या कोई मिसरा या कोई एक मखसूस अगर आप अल्फाज के इनके लिए, क्योंकि कल आपने देखा कि शायरी भी हो रही थी, शहबाज शरीफ साहब ने भी शेर पढ़े, नवाज शरीफ साहब ने भी शुरुआत शेर से की, तो आप मेरे प्रोग्राम का इख्तिताम एक शेर पे कर दें। देखिए एक बात तो यह है कि मौलाना फजल रहमान के साथ कल हाथ हो गया है, उनकी तकरीर इन्होंने लाइव नहीं जाने दी। इन्होंने कहा सिर्फ आसफ जरदारी, बिलावल और नवाज शरीफ की जाए। इस बात पे जमात इस्लामी के अमीर जो है, सेनेटर की बात सच साबित हुई कि ये 2 जमातें अपने बराबर किसी और जमात को लाना ही नहीं चाहते, लिहाजा मैं इनकी एपीसी में शामिल नहीं होता और इसीलिए शामिल नहीं हुए। उनकी बात सच साबित हुई है। दूसरा, जब एक बयान दिया और मौलाना फजल रहमान पढ़ने लगे तो फौरी तौर पे मरियम औरंगजेब और शहरी रहमान और कायरा पहुंच के नहीं आप गलत पढ़ रहे हैं, ये पढ़ें, तो उनको लिखा आगे दिया गया, इस्तेमाल किया गया। तो ये शेर तो अभी मुझे कोई याद आ नहीं रहा, बस इस पे इख्तिताम करते हैं। वो नहीं याद आ रहा, हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले, फिर भी मेरे अरमा कम निकले, वही है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने अपने मसरूफियात से वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।